त्रिवेज मीडिया में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। हाल ही में भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि भारत में जाति निहाय जनगणना होगी, जिस जनगणना के खिलाफ संघ परिवार और भारतीय जनता पक्ष शुरू से ही रहे। हालांकि जब वो विरोधी पक्ष में रहे, तब उन्होंने इस बात को जरूर समर्थन दिया था, लेकिन पिछले 11 साल से वो सत्ता में है, तो सत्ता में रहते उन्होंने इस बात को नहीं माना। इसके विपरीत उन्होंने जब ये प्रतिपक्ष ने मुद्दा उठाया, तो उन्होंने नक्सलवादी तक करार देने की बात भी कही। लेकिन एकाएक पहलगाम में भारत के 26 पर्यटकों के ऊपर दहशतवादी आतंकवादी इनके द्वारा हमला होता है। हमारे गृह मंत्री ने संरक्षण मंत्री ने भी कल नाम लिया पाकिस्तान का, और पाकिस्तान पे आरोप भी लगाया। तो ये दहशतवादी जो है, आतंकवादी जो है, तो पाकिस्तान से है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये बात चलते हुए ही ऐसी पहल आ गई कि भारत में जाति निहाय जनगणना का निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया। इस निर्णय को क्यों लिया गया, क्या इसकी पहल है, इन मुद्दों को हम जानेंगे। हमारे विशेष अतिथि एडवोकेट डॉक्टर सुरेश मानेसर जी। सर, आपका पुनः एक बार स्वागत है। जी सर, जी, भारत शुक्रिया सरकार ने पहलगाम की आतंकवादियों का जो हमला है, जो भारत के पर्यटकों को वहां पे शहीद होना पड़ा, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की पहल जो होनी चाहिए थी, उसकी एक्शन होनी चाहिए थी। उसी दौरान एकाएक जाति निहाय जनगणना का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। तो क्या इस पहल की या इस निर्णय के पीछे क्या राज हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? चंद्रकांत जी, पहले ये संक्षिप्त में मैं क्लियर कर दूं कि जो केंद्र सरकार ने हालांकि अभी राष्ट्रीय जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना करने का जो फैसला लिया है, उसके दूरगामी परिणाम होंगे। राजनीतिक उथल पुथल होगी, जातीय राजनीति और मजबूत होगी, ये सब है। लेकिन जो फैसला लिया है उसका नाम दिया है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समता ये मजबूत करने के लिए पारदर्शिता के नाम पर ये फैसला लिया है। केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के मिस्टर वीरेंद्र कुमार। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करने वाली बात है। ये फैसला जब 30 अप्रैल को लिया, तो कैबिनेट मीटिंग के बाद तुरंत ये बात उन्होंने कही। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपनी तरफ से उसका जस्टिफाई किया, मोदी जी ने उसका अपना जस्टिफाई किया, और बीजेपी तब से हम ही कैसे जनगणना के पक्षधर है वो देश में सुनाने में लगी है। लेकिन ये फैसला आज तक संघ परिवार और बीजेपी इन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। समर्थन करने वालों को हिंदू का डिवीज़न करने वाले लोग, अर्बन नक्सलाइट के लोग, देश विरोधी ताकतें, इस तरह के अलग अलग नाम दे के उनका हेट किया गया, उनको कंडेम किया गया। 2010 में आरएसएस ने ठोस सबूत के आधार पर कहा था कि जनगणना नहीं होगी। फिर 2021 में पार्लियामेंट के अंदर यही मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री मिस्टर राय, इन्होंने कहा था कि देश की यह नीति है कि आज़ादी के बाद इस देश में कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई है, और नहीं करने का फैसला नेहरू सरकार में ही लिया था, तो हम उसके साथ बांधिल है और इसलिए जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। अब सवाल ये आता है कि 21 में ये बातें कहते हैं, संघ परिवार 23 तक कह रहा था कि जातिगत जनगणना ये हिंदू का डिवीज़न है, यह नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये आता है कि यह फैसला क्यों लिया गया, और ये फैसला लेने के कारण जो है आप समझ सकते हैं कि
बिल्कुल बड़ी मुश्किल में ये फैसला लिया है। ये मजबूरी का फैसला है। ये कहते हैं ना कि पत्थर रख के, दिल पर पत्थर रख के लिया हुआ फैसला है। और ये जब मैं 2-3 विश्लेषण लगाया तो उसका कारण ये है कि लगातार इन्होंने जिसका विरोध किया उसको अभी समर्थन करना पड़ रहा है। बेचारे बीजेपी संघ परिवार वाले लोगों की भी दया आती है कि उनको ही अपने मुंह से थूकी हुई चीज़ को फिर वापस लेनी पड़ती है, तो ये उनको करना पड़ रहा है। दूसरी बात यहाँ है कि कांग्रेस ने भी 1951 से इसका कोई समर्थन नहीं किया था। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वाले भी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। राहुल गांधी का डंका बजाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने मांग की है 2-3 साल से, 2-3 चुनाव से, ये ठीक है। लेकिन जब 2010-11 में कांग्रेस की सरकार थी, पार्लियामेंट में बहस हुई थी इस मुद्दे को लेकर, पीएम ये मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में विचार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वहाँ आगे नहीं बढ़ पाई। तो कांग्रेस भी इस मामले में गुनहगार है, बीजेपी भी गुनहगार है, लेकिन आप दोनों भी उसका श्रेयवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये जनगणना और पिछड़ों की भागीदारी हिस्सा ये आज का मामला नहीं है। ये कोई मोदी और राहुल गांधी का मामला नहीं है। ये लोहिया अम्बेडकर के ज़माने का मामला है। ये इसको इतना आसानी से कल के छुटभैया नेताओं के नाम पे देना, ये कोई ठीक नहीं होगा। ये लोहिया अम्बेडकर, फिर कर्पूरी ठाकुर या पुराने समाजवादी, उनके ज़माने का ये मुद्दा रहा है। और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए पिछड़े है कितने, सवाल ये था। और इसको मंडल ने जब खोल कर आगे रख दिया, और मंडल के बाद इसीलिए भारत की राजनीति को प्रभावित किया गया। अब बीजेपी सेकंड मंडल के रूप में ये जनगणना का इस्तेमाल करेगी। पहला मंडल ये विरोधियों के हाथ में था। हालांकि उस वक्त सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन विरोधियों ने उस मुद्दे को अपने हाथ में लिया था। अब विपक्ष विरोधी में और सत्ता में बैठी हुई मोदी सरकार ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि लोकसभा में कई जगह नुकसान हुआ। खास करके उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 62 लोकसभा की सीटें थी, 33 पे आए, 35 पे आए, नुकसान उठाना पड़ा। फिर बिहार का चुनाव सामने है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। तो एक तरफ का जो उनका हिंदुत्व की राजनीति, राष्ट्रवाद, उसके साथ, और उसके साथ अब सामाजिक न्याय का मुद्दा, ये भी उन्होंने कांग्रेस के हाथ से खींच लिया, अपोजिशन के हाथ से खींच लिया। और बीजेपी को यह भरोसा है कि ओबीसी अब मजबूती से उनके साथ है, क्योंकि 2024 के चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि 43% ओबीसी ने बीजेपी को वोट दिया। इस हालत में बीजेपी अपने हाथ से किसी भी तरह निकलना नहीं चाहिए। इसको ध्यान में रखकर हिंदुत्व के साथ, राष्ट्रवाद के साथ, अब सामाजिक न्याय का मुद्दा, इसको जोड़कर बीजेपी अपनी राजनीति करेगी, ये बिल्कुल साफ है। और उसी के लिए ये जनगणना और जातिगत जनगणना, ये बीजेपी का अगला मेजर कार्ड होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसे आपने ज़िक्र किया कि ये जो मुद्दा है ये राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उठाए थे। राम मनोहर लोहिया ये कहते थे कि 100 में पावे पिछड़ा पावे 100 में 60, और बाबा साहब ने जो आर्टिकल 340 लिखा तो उसके तहत अदर बैकवर्ड कौन है, तो इसके लिए एक कमीशन बिठाया जाए, ये उनकी पहल रही थी। लेकिन बाबा साहब ये भी कहते थे कि इस देश की जो जाति व्यवस्था है ये जड़ से मिट जाए, इसका निर्मूलन हो जाए। जातिगत जनगणना
और जाति निर्मूलन, क्या इसके बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें दिखाई देते हैं, तो उनकी इस निर्णय को लेकर एक भूमिका में अगर हम जाए तो क्या उन्हें क्या लग सकता था ऐसे निर्णय से? नहीं, आज तक जो आपने कहा उसी को मुद्दा आरएसएस, बीजेपी यही लोग मुद्दा बनाए थे कि इससे जातिगत राजनीति मजबूत होगी, जाति व्यवस्था मजबूत होगी। इसी बात को उन्होंने कहा था, लेकिन उसको गलत साबित किया कांशीराम जी ने। कांशीराम जी ने भी जब पिछड़ों में जाति के आधार पर उनको संगठित किया, और जैसा राम मनोहर लोहिया का नारा जो था, पिछड़ा पावे 100 में 60, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा देश के राजनीति में लाने वाले कांशीराम जी थे। ये कोई राहुल गांधी का नारा नहीं है या और किसी का नहीं है। हालांकि राहुल गांधी अब वो भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन ये नारा तो कांशीराम जी ने देश के राजनीति में लाया। तो जाति के शिकार हुए लोगों को संगठित करने का साधन कौन सा है? तो कांशीराम जी की जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स रही, फिर हम थियोरेटिकल इसमें जा रहे हैं कि जो कांशीराम जी की जो पॉलिटिक्स रही, तो उन्होंने जाति का ही इस्तेमाल करके आधार बनाकर, तोड़ने का कारण अगर जाति है तो जोड़ने का कारण भी जाति होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जाति जातियों को जोड़कर, ब्राह्मणवादियों ने जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को जाति के नाम पर ही जोड़कर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा लगाकर बाबा साहब की इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की जो बात है उनके साथ जोड़कर कांशीराम जी ने दूसरा रूप भारतीय राजनीति का दिखाया। इसलिए इससे जातिगत राजनीति मजबूत होगी, ये संघ परिवार की दृष्टि है। उन्होंने इसलिए अभी भी आरएसएस ने समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने ये राइडर लगाया कि इसका गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीति के लिए जाति जनगणना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो होकर ही रहेगा, लेकिन इससे क्या पिछड़े और इकट्ठे होंगे, इसको देखना चाहिए। और जब इसको देखेंगे आप, तो कांशीराम जी के बहुजन आंदोलन के कारण कई पिछड़े इकट्ठे हो गए, उनका एक सोशो पॉलिटिकल संगठन बना, ताकत बनी, तो फिर उनको और ज़्यादा फायदे मिले। और इसलिए जाति विनाश एक अलग हिस्सा है, उसकी एक अलग रणनीति है, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी है। हमें इस जनगणना के साथ उसको जोड़कर, कहीं ये अंबेडकर आइडियोलॉजी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, इस तौर पर देखने के बजाय संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ते वक्त हर समाज को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, ये भावना को ध्यान में रखते हुए, और जिस तरह से इस भावना को राजनीतिक समर्थन मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। इसलिए देखो, मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लेकिन कोई देश की पार्टी या नेता इसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ये बदले हुए समय की आवाज़ है। कांग्रेस ये आवाज़ 2010 में सुन नहीं पाई, 2014 में सुन नहीं पाई, आरएसएस ने वही गलती की, लेकिन आरएसएस तुरंत संभाली, बीजेपी संभल गई, और उन्होंने समय की आवाज़ को सुनकर, मैंने कहा कि मजबूरी में सही, लेकिन उन्होंने फैसला लिया। लेकिन सर इसमें एक मैं सब क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि कांशीराम जी ने जाति जोड़कर उसके तहत राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने की जो एक नई पहल इस देश में लाई, तो वो पहल आपने जो जिक्र भी किया कि अभी वो पहल जो है वो बीजेपी के पलड़े में है। हमने देखा है कि पिछले 10-11 साल से उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भी
बहुत हद तक बीजेपी के साथ गए हुए हैं। तो ये जो जाति को जोड़ने की जो भूमिका है वो राजनीति में अभी बीजेपी के पलड़े में है। तो ये कास्ट सेंसस को लेकर उनको ज्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जातियां जो है सत्ता में नहीं रही है आज तक। तो क्या ये ज्यादा अपने फायदे के लिए इसका जातिगत जनगणना का फायदा उठाएगी बीजेपी या संघ परिवार? मैंने आपको पहले ही कहा कि एक हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी के पास ऑलरेडी है, राष्ट्रवाद का एक कार्ड अपने उनके पास है, फिर विकास के नाम पर राजनीति का कार्ड उनके पास है। अब उसके साथ ये जनगणना के मुद्दे को लेकर सामाजिक न्याय और आर्थिक और सामाजिक समानता, ये मुद्दे को लेकर ये और अपना एक चुनाव जीतने का पैकेज बीजेपी मजबूत करेगी और कांग्रेस के हाथ से ये मुद्दा, अपोजिशन के हाथ से ये मुद्दा बीजेपी ने छीन लिया। ये उनकी राजनीति है। दूसरी बात, आपने जो मुद्दा कहा कि जो कांशीराम जी जाति जोड़ों की राजनीति कर रहे थे, तो वही तो बीजेपी अब कर रही है, कांग्रेस नहीं कर पा रही है। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे वो धर्म की राजनीति करती थी, लेकिन बीजेपी को ये समझ में आया कि धर्म की राजनीति से हमने 2-3 चुनाव जीते, अब अगले चुनाव जीतने हैं तो जाति की राजनीति को भी समझना पड़ेगा। यही तो ब्राह्मणवाद की खासियत है। बीजेपी उसका रिप्रेजेंटेशन करती है, आरएसएस उसका रिप्रेजेंटेशन करती है कि दे आर फ्लेक्सिबल, समय के साथ बदलने की कला उनमें महारत है और इसलिए उन्होंने जातिगत जनगणना की ज़रूरत को समझा और तुरंत उसको एकोमोडेट किया, एक्सेप्ट किया। मैंने इसलिए कहा कि हृदय के ऊपर, दिल के ऊपर पत्थर रखकर उन्होंने यह फैसला लिया है, क्योंकि इसके प्लस माइनस फैक्टर वो अच्छी तरह से जानते हैं और ये प्लस माइनस फैक्टर बिहार में नीतीश कुमार के माध्यम से पता चल चुके हैं। फिर लोकसभा के समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो नुकसान हुआ, 62 से 33 सीटों तक पहुंच गए, तो बीजेपी ने उसको तुरंत रिपेयर, एक डैमेज कंट्रोल के रूप में, पहलगाम तो एक मुद्दा है ही, लेकिन डैमेज कंट्रोल के रूप में और आगामी चुनाव देखकर अपनी नई राजनीति की विचार बीजेपी ने बिछा ली है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अम्बेडकराइट पार्टियां होगी या आंदोलन होंगे या समाजवादी आंदोलन होगा, ओबीसी का नेतृत्व होगा, इन सारे लोगों ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया, पहले से मांग भी की। लेकिन वो कैसी हो, जैसे कि अभी प्रतिपक्ष के नेता, विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि तेलंगाना का जातिगत जनगणना जो है वो एक मॉडल है, एक आदर्श मॉडल है। लेकिन हम अगर देखें तो तेलंगाना के जातिगत जनगणना से एक्सेस जो समुदाय होता है, जैसे कि उन्होंने एससी में 3 कैटेगरी बनाई, ओबीसी में 5 कैटेगरी बनाई, लेकिन जो खुला वर्ग है उसमें भी तो कोई जाति ऐसी होगी कि जिसने सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। तो तेलंगाना मॉडल ने खुला जो प्रवर्ग है उसके तहत कोई भी उपवर्गीकरण उन्होंने नहीं किया। और इनका जो आर्थिक सर्वेक्षण है, किस समुदाय के पास, किस जाति के पास कितनी जमीन है या है नहीं, इसका कोई भी ब्यौरा उन्होंने अब तक पब्लिश नहीं किया। तो क्या ऐसी जातिगत जनगणना जो है जो तेलंगाना की, ये क्या प्रमाण हो सकती है, मॉडल हो सकती है? हाँ, तो राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तेलंगाना के बारे में जो बयान दिए जनगणना को लेकर, राहुल गांधी शायद पूरा सच नहीं जान पा रहे हैं, या उनको जितना बताया जा रहा है उतना ही वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं। उसमें से बिल्कुल आपने एक मुद्दे को पिन पॉइंट किया कि आरक्षण के नाम पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड, इनका डिवीजन तेलंगाना में हुआ, लेकिन अपर कास्ट में कौन पीछे रहा?
1 नंबर पे कौन रहा, 2 नंबर पे कौन रहा। ये जो हायर कास्ट में जो सब डिवीजन की प्रोसेस है, ये कोई तेलंगाना के सेंसस का कोई हिस्सा नहीं है। इवन ये बिहार के भी सेंसस का हिस्सा नहीं है, नीतीश कुमार के, या कर्नाटका के मॉडल का भी हिस्सा नहीं है। इसलिए इसको कोई परिपूर्ण मॉडल नहीं माना जा सकता। हालांकि राहुल गांधी का दावा है, उसमें उतना ज़्यादा दम नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि आप इसको राहुल गांधी और बीजेपी ये कंपैरिजन करने के बजाय बीजेपी इससे क्या करना चाहेगी, इसको जड़ से समझने की ज़रूरत है। बीजेपी इससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड और मुस्लिम, इनका जो सामाजिक बैलेंस है उसको डिसइंटीग्रेट करेगी, उनको फ्रेगमेंट करेगी, टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगी। मुस्लिमों का बड़ा हिस्सा अपर कास्ट से कटेगा या बीजेपी काटेगी उसको पसबंदा के नाम पर। शेड्यूल कास्ट में जो अम्बेडकराइट जातियाँ है उनको किनारे करने के लिए अन्य जातियों को मजबूती के नाम पर ये वर्गीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा। ओबीसी में भी वही होगा। ओबीसी में भी जो फॉरवर्ड लोग आए हैं, ज़्यादा राजनीति करने वाले हैं, एग्रेसिव है, सरकार को चुनौती देने वाले हैं, उनको किनारे करने के लिए जो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की ओबीसी कम्युनिटीज़ है उनको बढ़ावा देने का काम बीजेपी करेगी। तो बीजेपी ने अभी तक धर्म का कार्ड खेला है राजनीति के लिए, अब धर्म के साथ साथ वो जाति का भी कार्ड इस्तेमाल करेगी और इससे जो विपक्ष हो या अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टीज हो, इनकी और मुश्किलें बढ़ेगी। हालांकि जातिगत जनगणना ये मुद्दा अम्बेडकराइट राजनीति ने देश भर जिंदा रखा है, चाहे वो छोटे संगठन हो, कोई भी हो, या हमारे जैसे पॉलिटिकल दल हो या अन्य कोई हो, और गिने चुने प्रबुद्ध ओबीसी के व्यक्ति और संगठन, इन्होंने इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखा। बहुजन आंदोलन के बाद इस मुद्दे को रखने वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने ये मुद्दा राजनीति के लिए उठाया है, ये कोई रचनात्मक बदलाव के लिए मुद्दा उठाया नहीं था। इस बात को भी हमने समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए बीजेपी कास्ट एंड सबकास्ट का पॉलिटिक्स मजबूत करने के लिए ये सेंसस डेटा का इस्तेमाल करेगी। ये रोहिणी कमीशन उसके लिए, ओबीसी के लिए है। पसमानदा पॉलिटिक्स मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए काम आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ में हथियार दिया है जस्टिस गवई के जजमेंट के माध्यम से उपवर्गीकरण का। तो एससी और एसटीओ में तोड़फोड़ की जाएगी और नॉन अम्बेडकराइट क्लास है जो हिंदुत्व के नज़दीक है या हिंदुत्व के छत्र छाया में है, उसका जम के इस्तेमाल करने के राजनीति के मकसद से ही बीजेपी ने यह कार्ड खेला है। इसमें कोई डेवलपमेंटल की पॉलिटिक्स है, विकास की राजनीति है, कोई बड़ी सोच और प्लानिंग है, ऐसा कतई नहीं है। ये शुद्ध और शुद्ध बीजेपी संघ परिवार का पॉलिटिकल डिसीजन है। सर, आप एक कानूनी विशेषज्ञ और संविधान तक विशेषज्ञ भी है और एक राजनेता भी है। ये जो जातिगत जनगणना है, इसके कौन से पहलू होने चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से बाहर आना ज्यादा जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? देखो, इसमें इसकी एक अलग टॉपिक पे हम कभी इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं इतना ही दूंगा आपको कि जातिगत जनगणना को लेकर कई सारे रिट पिटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, पेंडिंग है। 2021 में खुद मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट देकर कहा है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, यह सरकार का पक्ष है। और उसी तरह उन्होंने एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में दिया। अब जैसे कानूनी पहल जो है, तो दो बातें तो पहले मैं अपने समझने वाले लोगों के लिए बता दूं।
कि जातिगत जनगणना करने के लिए हमको जो सेंसस एक्ट है 1948 का, उसको पहले बदलना पड़ेगा, उसमें प्रावधान करने पड़ेंगे, क्योंकि SC/ST का तो प्रावधान है लेकिन OBC का तो नहीं है। फिर OBC के अलावा कुछ राज्यों में DT/NT, VJ/NT ऐसे लोग हैं, हालांकि ये कोई टर्मिनोलॉजी कॉन्स्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन उनके बारे में सरकार क्या रवैया अपनाती है वो भी एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात जो बड़ी एक मुश्किल खड़ी करेगी वो ये है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तो ऑल इंडिया की लिस्ट है, ऑल इंडिया की है। जैसे शेड्यूल कास्ट में देश में लगभग 1170 जातियां हैं और आदिवासी के लगभग 890 हैं। अब OBC की एक सूची नहीं है, OBC की दो सूचियां होती है, एक सेंटर की होती है और एक स्टेट की होती है। और सेंटर के सूची के मुताबिक जो देश में नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ये जो OBC का मामला देखने वाला संवैधानिक आयोग है, उसके मुताबिक 2650 जाति है, 2650। अब ये सेंटर की है, राज्य की नहीं है। तो ये जब जनगणना करने जाएंगे फील्ड वर्क करने वाले लोग, एन्यूमरेटर, तो उनके सामने क्लियर कट डायरेक्टिव होना ज़रूरी है कि वो सेंटर की जात के हिसाब से जाएंगे कि स्टेट के हिसाब से। और अगर सेंटर जनगणना कर रहा है तो सेंटर के ही हिसाब से जाना होगा। और जब ऐसा है तो कई जातियां सेंटर सूचियों में नहीं है, बल्कि वो राज्यों की सूची में है, राज्यों की लिस्ट में है, तो उनका समावेश OBC में सेंटर के लिए नहीं होगा। तो ये एक दिक्कत है। तीसरी एक बड़ी दिक्कत है कि ये सेंसस का जो इफेक्ट है, परिणाम है, वो आने वाले विधानसभा और लोकसभा के परिसीमन इनके ऊपर पड़ने वाला है। फिर महिलाओं को असेंबली और लोकसभा में 50% हिस्सेदारी देने के मामले में वो इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। फिर SC/ST की कितनी सीटें बढ़ेगी इसके ऊपर एक असर करने वाला है। और दक्षिण वर्सेस उत्तर, इस राजनीति को भी एक प्रभावित करने वाला मुद्दा है। तो इसके लिए इसके इफेक्ट तो बड़े होंगे, परिणाम तो बहुत बड़े होंगे, क्योंकि 29 की जो लोकसभा है वो इस जनगणना के आधार पर होगी, ये तो तय है। शायद बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं हो पाएगी, तब तक जनगणना पूरी नहीं होगी, लेकिन तब तक इलेक्शन नैरेटिव तो सेट हो गया, इलेक्शन नैरेटिव बीजेपी ने सेट कर दिया, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत आने वाले हैं। दूसरी बात, जैसे कि जो ऊंची जातियां हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, क्या उनकी भी आइडेंटिफिकेशन होगी? क्योंकि ये मामला जातिगत जनगणना का है, ये सिर्फ SC/ST OBC की जातिगत जनगणना का नहीं है, जनरल भी जातिगत जनगणना का मामला है। तो जनरल में मान लो महाराष्ट्र में मराठा है, तो क्या मराठा की भी उपजातियां काउंट करेंगे? ब्राह्मणों की अलग अलग कैटेगरी है, क्या उनको भी ये कैटेगरी को काउंट किया जाएगा? क्या उनका भी सोशो इकोनॉमिक सर्वे, लैंड होल्डिंग, सरकारी नौकरियां, शिक्षा का स्तर, आर्थिक लेवल, क्या इसका सबका हिसाब किताब लगा जाएगा? क्योंकि इस जनगणना के कारण जो बार बार सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के समय में कहता है कि इसी वर्ग, जाति या उपवर्ग का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, ये देखे बिना हम आरक्षण नहीं दे सकते, सरकार नहीं दे सकती। तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जातिगत जनगणना की ज़रूरत पड़ेगी। इवन महाराष्ट्र में मराठा,
मराठा आरक्षण का जो पेंडिंग मामला है और मराठा आरक्षण को लेकर बड़े बड़े दावे हैं, तो देखते हैं राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार मराठों की निश्चित जन पॉपुलेशन कितनी है महाराष्ट्र में, क्या उसको पकड़ पाती है, फिर वो बैकवर्ड है या नहीं है, या वो जो भी पैरामीटर तय होंगे इसको अभी सेंसस कमिश्नर, होम डिपार्टमेंट, केंद्र सरकार मिलकर तय करेंगे। तो उनके हिसाब से वो पैरामीटर में आते हैं तो मुझे लगता है कि इवन तेलंगाना में आप बैकवर्ड हो क्या नहीं, इसके लिए 56 सवाल को आइडेंटिफाई किया था। अभी कितने सवालों को आइडेंटिफाई करेंगे ये अपने को पता नहीं है। और 2011 में जब सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था तो देश में 46 लाख जातियां आइडेंटिफाई हुई थी, 46 लाख। हालांकि 1931 में बहुत कम जातियां पकड़ी गई थी। 1931 को अंग्रेजों को 4147 मतलब 4200 जातियां मिली थी, लेकिन सोशो इकोनॉमिक सर्वे 2011 को 46 लाख जातियां मिली। तो देश की उन्नति भी हुई है और जाति की भी उन्नति हुई है, ये भी दूसरा सच है। बिल्कुल। सर, ये जो जातिगत जनगणना जो है अभी डीएम के जो है स्टालिन जो है इसके समर्थक है, लेकिन दूसरी ओर वो कुछ दिनों से, कुछ महीनों से उनके स्टेट में डिलिमिनेशन के खिलाफ वो अपना आंदोलन जारी रखे हुए। यदि ये जातिगत जनगणना होती है तो क्या दक्षिण भारत के जो स्टेट है कि जिनकी संख्या या तो स्थिर है या कम हुई है, तो इस जातिगत जनगणना का उनको लाभ होने के बजाय नुकसान भी झेलना पड़ सकता है क्या? आपको लगता है ऐसा होगा? एक ध्यान में रखिए कि देश की जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्र तय करना ये संवैधानिक नीति है, ये कोई राजनीतिक दल की नीति नहीं है, ये संवैधानिक नीति है। और इसके ऊपर 2026 तक फ्रीजिंग है, मतलब 2026 तक तो बड़े परिणाम नहीं होंगे। इसके लिए 2021 की जनगणना आवश्यक थी, लेकिन 2021 की जनगणना नहीं हो पाई, तो जो अब होने जा रही है तो उसके आधार पर नेचुरली चुनाव क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी, ये स्वाभाविक है। देश की आबादी बढ़ी तो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे, चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे तो स्टालिन का जो मुद्दा आपने जो उठाया, तो तमिलनाडु में 40 है फिलहाल लोकसभा चुनाव क्षेत्र, तो वहाँ उनके भी चुनाव क्षेत्र बढ़ने वाले हैं, असेंबली इनकी भी संख्या बढ़ने वाली है। लेकिन स्टालिन की जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट इस प्रकार की है कि ये जनगणना के आधार पर अगर चुनाव क्षेत्र तय होते हैं, उनकी संख्या तय होती है, तो इसका फायदा जो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स है, उत्तर भारत की जो राजनीति है, वहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारत में लोक संख्या की बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने फैमिली प्लानिंग हम दो हमारे दो को ज़्यादा इम्प्लीमेंट साउथ वाले स्टेट ने किया, नॉर्थ वालों ने नहीं किया, इसलिए नॉर्थ की आबादी बढ़ी है। तो काऊ बेल्ट ये इस देश का राजनीतिक क्षेत्र बनेगा और बाकी राज्यों को उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये जो साउथ वर्सेस नॉर्थ का डिवाइड का जो डिफरेंस है उसको लेकर स्टालिन की आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उसके आधार पर कहा कि संविधान ये तय करता है कि लोक संख्या के आबादी के हिसाब से चुनाव क्षेत्र बदलेंगे। और अपने देश में 1971 से फ्रीजिंग है, मतलब फिक्स है। अब 1971 से लेकर 2027 तक, तो मतलब कितने साल हो गए, लगभग 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो 50 साल में आबादी तो बढ़नी है, और जब आबादी बढ़नी है तो आज ही महाराष्ट्र जैसे स्टेट में एक एक लोकसभा 30-30 लाख की है, 35-35 लाख की है, तो धनवान लोग ही चुनाव लड़ पाते हैं। साधारण उम्मीदवार
15 दिन के अंदर अपने वोटर के पास जा ही नहीं सकता। तो चुनाव क्षेत्र छोटे होने चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। रही बात इन्होंने जो कही कि नॉर्थ इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो सही है कि नॉर्थ इंडिया बीजेपी की हार्टलाइन पॉलिटिक्स है, सेंटर पॉलिटिक्स है, वहाँ बीजेपी को ज़्यादा फायदा मिलेगा, उसके कारण वो पावर में ज़्यादा आएंगे और उनकी केंद्र की राजनीति मजबूत होगी। स्टालिन जो कह रहे हैं कि साउथ वाले स्टेट की राजनीति कमज़ोर होगी, ये बात सही है। सर, एक सवाल ऐसा मैं पूछना चाहता हूं कि जातिगत जो जनगणना है, जो संघ भाजपा उसके खिलाफ रहा था, लेकिन अभी उन्होंने निर्णय लिया है। और तेलंगाना की अगर हम एक मॉडल के रूप में अगर देखते हैं, तो तेलंगाना में एससी का विभाजन, ओबीसी का विभाजन हुआ। तो क्या संघ और भाजपा इस जातिगत जनगणना को लेकर एससी, एसटी और ओबीसी में, जो आपने बात भी कही कि आपसी संघर्ष केवल आरक्षण के मुद्दे पे बना देगा और वो अपनी रोटी सेकते रहेगा और सत्ता में बने रहेगा, क्या इसकी संभावना अब ज्यादा लगने लगी है? ज़्यादा भी है और बीजेपी के इस काम को कांग्रेस ने आसान कर दिया। कांग्रेस ने आसान इसलिए किया कि कांग्रेस ने भी उपवर्गीकरण का समर्थन किया। कांग्रेस का ही तेलंगाना स्टेट देश का पहला स्टेट वर्तमान में सब क्लासिफिकेशन लागू करने वाला स्टेट बना। तो ये कांग्रेस अभी किस मुंह से बीजेपी को विरोध करेगी? अगर बीजेपी ये करना चाहे तो, और करेगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी का भी तो ये एजेंडा है। तो इसलिए कांग्रेस ने लगभग इस तरह की मिसाल कायम करके बीजेपी का काम आसान किया है। बहुत से लोगों को ये मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, या वो समझने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, या समझकर भी उसको स्वीकार्य करने में जो राजनीतिक धैर्य लगता है, उसका अभाव होने के कारण ये कड़वी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन आगे बीजेपी, मैंने कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी, इनके टुकड़े टुकड़े करेगी, मुस्लिम समाज के टुकड़े टुकड़े करेगी, अन्य माइनॉरिटी के भी टुकड़े होंगे, कोई ना कोई बहाना निकाला जाएगा। और जो सेग्रीगेटरी पॉलिटिक्स है, जाति धर्म की अलग अलग राजनीति है, बीजेपी मजबूती से करेगी, जिसका विरोध करना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा। सीपीआई, सीपीएम जैसे वाम दलों को भी विरोध करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो भी सारे लोग अंदर से इस तरह के राजनीति के समर्थक है। कोई खुला है, कोई छिपा है। इवन तमिलनाडु जैसे स्टेट में भी अरुंधति यार, एक अलग शेड्यूल कास्ट के जातियों को डीएम के सरकार ने उपवर्गीकरण करके 3% आरक्षण दिया था। प्रोग्रेस हुआ या नुकसान हुआ, इसका स्टडी रिपोर्ट आना चाहिए उसके बारे में। कांग्रेस ने भी यही किया है, चंद्रबाबू नायडू यही करेंगे, बाकी दल भी यही करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी अगर मान लो कोई और दूसरी सरकार आती है तो वो भी यही करेंगे। तो ये एक तरह के राजनीति के लिए सोशल इंटीग्रिटी, सामाजिक एकता, ये बोलने वाले जुमले हैं इनके लिए। असलियत राजनीति काटेंगे और बटेंगे। ये बोलते तो थे कि हम बटेंगे तो कटेंगे, अब बटेंगे का ये काम इम्प्लीमेंट करेंगे और बटकर भी अपनी राजनीति का उल्लू सीधा करने का काम बीजेपी बड़ी मजबूती से करेगी और अपोजिशन उसको विरोध करने के लायक नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास क्योंकि विपक्ष कांग्रेस और अन्य दलों के पास बीजेपी के षड्यंत्र का विरोध करने का कोई सक्षम हथियार नहीं है। ये इसके बारे में कोई अपना दिमाग नहीं चला रहे, रणनीतिकार कोई नई स्ट्रैटेजी डिजाइन नहीं कर पा रहे। बीजेपी के ही मुद्दों के साथ खेलकर राजनीति करना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और ये जितना जल्दी समझेंगे
उतना उनके लिए ठीक होगा। लेकिन जातिगत जनगणना की हथियार को इस्तेमाल करके बीजेपी ने कई लोगों को एक साथ उनको भी परास्त किया है और राजनीति का हथियार इस्तेमाल किया है। सर, आपने जिक्र किया था कि मान्यवर कांशीराम जी का दाखिला देकर कि जो घोषणा आई थी कि जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी। महाराष्ट्र का अगर हम उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र के शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा संख्या बौद्धों की है, जो पूर्वाश्रम के किस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है, और आज भी वो राजनीतिक महार रिजर्वेशन समुदाय महार समुदाय के महार समुदाय। लेकिन बात ये हो रही है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, लेकिन इस समुदाय को उसके हिस्से के तौर पे कभी भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो क्या ये जातिगत जनगणना पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी राजनीति दल है या समाज है या डोमिनेंट कास्ट है, क्या उनको राजनीतिक तौर पे पिछड़ा देगी? ये उनका असली मकसद आपको लग रहा है इसके पीछे हो सकता है? एक तो महाराष्ट्र में जैसे बात कही आपने, तो महाराष्ट्र का ही उदाहरण लेते, और कल परसों की बात है, महाराष्ट्र में वो लाडली बहन योजना के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट बजट का पैसा, शेड्यूल ट्राइब बजट का पैसा वो डाइवर्ट करके उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए सरकार जा रही है। डिक्लेयर भी हो चुका है। दोनों SC ST डिपार्टमेंट के लगभग 1200 या 1400 करोड़ वो लाडली बहन योजना के लिए सरकार इस्तेमाल करने वाली है। क्या करेंगे? सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट है, शेड्यूल कास्ट है, आदिवासी विभाग के आदिवासी है, क्या करेंगे? हतबल है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी भी बड़े, वो जो बड़ी पार्टी है उनके दायरे में जब तक रहेगी, उनको बड़ी पार्टियों का बोझ अपने कंधे पे ढोना ही है, वो उनका काम रहेगा। वही नुकसान क्यों होता है? क्योंकि कांशीराम जैसा कोई शख्स था जिन्होंने जातिगत राजनीति का अपने मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया। वो हुनर, जिगर और अकल, ये 3 रहने वाला लीडर होता है तो फिर उसका सही इस्तेमाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी कितना भी खेल खेलना चाहिए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनके पास वो कांशीराम साहब वाली ना हुनर है, ना जिगर है, ना अकल है, तो फिर जो बीजेपी करना चाहेगी वही होगा। और ये कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी के समय में ही हुआ ऐसा नहीं, कांग्रेस के समय में भी हुआ। तो ये दोनों को क्रॉस करने वाली राजनीति, छेद देने वाली राजनीति जब तक अम्बेडकराइट लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर नहीं करते, तब तक वो उनका दोनों दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, ये जो कबीर का दोहा है, उस तरह की उनकी हालत होगी। और इसलिए इंडिपेंडेंट, एक सेपरेट आइडेंटिटी, अप्रोच, असर्टिवनेस, इसकी ज़रूरत है, तब इसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सर, आखिर में आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना का निर्णय, इसका स्वागत करे या इसके हेतु पे शंका करे, या ये भी जो निर्णय हुआ है उसका प्राप्त परिस्थिति में हमें स्वीकार और स्वागत दोनों भी करना चाहिए? क्या कहोगे आप? स्वागत करना सभी की मजबूरी है, इसलिए सभी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यह समय का फैसला है, समय की ज़रूरत है। बीजेपी की उसके पीछे अपनी सोची समझी राजनीति है, वो अपने सोची समझी राजनीति के लिए इस्तेमाल करेगा। आने वाले 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की राजनीति, इसको प्रभावित करना, ये बीजेपी का मकसद है। कांग्रेस में इतना कोई बड़ा मकसद नहीं नज़र आता, तो बीजेपी का बड़ा मकसद है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करेगी। तीसरी बात,
कि शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, इनका जो डिसइंटीग्रेशन करके पहले धर्म के नाम पर हेट पॉलिटिक्स, हेट क्राइम्स, इसको डिवाइस बनाया, अब जाति का डिवाइस बनाएंगे, उसके लिए हेट कास्ट, इस तरह का माध्यम बनेगा। सोशल डिसइंटीग्रेशन होगा, लेकिन बीजेपी अपने फायदे के लिए उसको ज़रूरतमंद समझेगी। आखिर वोटों की राजनीति और पावर पॉलिटिक्स, बीजेपी ये गेम सीख चुकी है और इसलिए वो पावर पॉलिटिक्स करने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इससे और एक अंदाज़ा है कि देश में सामाजिक तान तनाव बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। अब उसकी डिग्री कितनी होगी, सीमा कितनी होगी और उसका प्रभाव सरकारों के ऊपर कितना होगा। जैसे जाटों की अपनी राजनीति है, गुजरात में पटेलों की अपनी राजनीति है, कई अलग अलग स्टेटों में अपने अपने, कई भूमिहारों की अलग अलग राजनीति है। तो हर स्टेट में ये आंकड़ों के कारण एक नए सामाजिक तान तनाव की राजनीति होगी, क्योंकि असल में निर्णय ही है पॉलिटिकल है, ये डिसीजन ही पॉलिटिकल है। और बीजेपी का जब डिसीजन पॉलिटिकल है तो नेचुरली रिएक्शन भी पॉलिटिकल होगी। और दोनों तरफ से जमकर जातिगत राजनीति, या इसको अगर हम कहें कि राजनीति का नया जाति शास्त्र, राजनीति का नया जाति शास्त्र, इसको पुनर्जीवित करने का एक ऐतिहासिक राष्ट्र उद्धारक काम, राष्ट्र उद्धारक मतलब मैं उपहासात्मक रूप से कह रहा हूँ, ये राष्ट्र उद्धारक काम आरएसएस बीजेपी ने किया है, इसलिए उनका शुक्रिया ही अदा करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आखिर में एक जाते-जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अम्बेडकराइट जो आंदोलन है, जो जिन्होंने इस मुद्दे को जीवित रखा, लेकिन जब ये निर्णय हुआ है, तो इस निर्णय में इनके क्या मुद्दे लेना चाहिए? हालाँकि इस पर हम अलग से एक मुलाकात ज़रूर करेंगे, लेकिन जाते-जाते इस पे क्या मुद्दे हमारी ओर से होने चाहिए? जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मूल मकसद है आरक्षण के साथ जनगणना जुड़ा, फिर उसके 50% कोटा का मामला है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये दूसरा मामला है। और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में लोकल बॉडी चुनाव का ओबीसी आरक्षण नहीं होने के कारण एक मुद्दा है। हालांकि इसकी एक अलग पिटीशन की सुनवाई के लिए शायद 6 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आने वाला है। तो आरक्षण को लेकर एक नए आयाम सिद्ध होंगे, साबित होंगे, पुनर्विचार करना होगा। खास करके 50% जो कैप है, 50% मंडल कमीशन के जजमेंट की, उसको हटाने के बारे में एक नया प्रवाह आएगा। फिर उसको अपर कास्ट तबका किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जो आरक्षण विरोधी अभी भी है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि नुकसान वो अपर कास्ट के कोटे का है। तो अपर कास्ट तबका ऐसा सोचेगा कि यार ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स के कारण उनका तो कोटा बढ़ गया लेकिन हमारा घट गया, ये एक मामला एक तान तनाव पैदा करेगा। फिर अंदरूनी जाति संघर्ष, उपजातीय संघर्ष, इसको भी एक बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को तय करने के लिए जनगणना के आंकड़े ज़रूरी है, ये कोर्ट ने भी बार बार कहा है, आदेश भी दिए हैं। लेकिन जनगणना नहीं होने के कारण कई स्टेटों में रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, लोकल बॉडी का आरक्षण नहीं है। तो इन सभी मुद्दों को एक जवाब के रूप में भी हमने इसको देखना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि जातिगत जनगणना का विरोध करने के हालत में आज देश में कोई भी नहीं है, कोई भी दल नहीं है। बीजेपी संघ परिवार खुद चाहता है कि ये ना हो, फिर भी उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, ये कड़वी सच्चाई है।
धन्यवाद सर, आपने जिस विस्तार से आज के सरकार का ये जो फैसला है जातिगत जनगणना का, उसके पहलू पर आपने बहुत विस्तार से चर्चा की। हालाँकि इसके संदर्भ में हम उत्तरार्ध और करना चाहेंगे कि हमारे क्या पहलू हो और क्या माँगे हो इस जातिगत जनगणना में, और आपने जिस तरह से आज आपका समय, अमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। चलो, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।